इस कहानी की शुरुआत 1654 में अटलांटिक ओशन से होती है, जहां एक शिप समुद्र में डूब रहा होता है और उसके साथ एक बहुत ही खास बॉक्स भी समुद्र की गहराई में डूब जाता है। इसके बाद सीन कट होकर सितंबर 2009 में शिफ्ट हो जाता है, जहां कुछ लोग उसी डूबे हुए शिप को खोजने आए होते हैं। उन्हें शिप के अंदर कई कीमती खजाने मिल जाते हैं। इस शिप को खोजने वाला व्यक्ति वॉल्टर होता है, लेकिन वॉल्टर की टीम अभी भी समुद्र में तलाश करती रहती है, क्योंकि उन्हें वो खास बॉक्स अभी तक नहीं मिला होता। कई घंटों की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें वो बॉक्स भी मिल जाता है। इसके बाद हमें जेम्स नाम का एक व्यक्ति दिखाया जाता है, जो वॉल्टर का फ्रेंड और बिजनेस पार्टनर भी होता है। दोनों इस खोज से बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी स्पेन की पुलिस वहां पहुंच जाती है और वॉल्टर के साथ साथ उसके शिप को भी अपने कब्जे में ले लेती है। इसके बाद सीन कोर्ट रूम में शिफ्ट हो जाता है, जहां पता चलता है कि वॉल्टर ने उस शिप को खोजने के लिए स्पेन गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली थी, क्योंकि वो शिप स्पेन की सीमा के पास डूबा था। इसी वजह से स्पेन गवर्नमेंट फैसला करती है कि शिप से मिले सभी कीमती खजाने स्पेन में ही रखे जाएंगे। इसके बाद वॉल्टर मार्गरेट नाम की एक लेडी से बात करता है। असल में वॉल्टर और मार्गरेट दोनों इंग्लैंड के रहने वाले होते हैं और मार्गरेट इंग्लैंड गवर्नमेंट की ऑफिसर होती है। अब तक इंग्लैंड गवर्नमेंट वॉल्टर की इस ट्रेजर हंट में मदद कर रही थी, लेकिन स्पेन गवर्नमेंट का सपोर्ट न मिलने की वजह से वॉल्टर के हाथ से पूरा खजाना निकल जाता है। अगले सीन में मिलिट्री उस खजाने को बैंक ऑफ स्पेन लेकर आती है। इस बैंक के सिक्योरिटी हेड का नाम गुस्तावो होता है। इसके बाद उस खजाने को बैंक के अंदर पूरी सुरक्षा के साथ रख दिया जाता है। फिर सीन एक साल आगे यानी 2010 में शिफ्ट हो जाता है, जहां हमें थॉम नाम का एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का दिखाई देता है, जिसने हाल ही में हाई लेवल इंजीनियरिंग पूरी की होती है। इसी वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज उसे जॉब ऑफर देती हैं और उसे बहुत बड़ी सैलरी देने का वादा करती हैं, लेकिन थॉम उन सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे बाकी लोगों की तरह कोई नॉर्मल जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसी वजह से थॉम के पिता भी बहुत परेशान रहते हैं। वो थॉम से कहते रहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपनी जिंदगी में क्या करना है ये तय कर लो, लेकिन तभी किसी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है बाहर आ जाओ। थॉम समझ नहीं पाता कि उसे किसने मैसेज किया है, फिर भी वो बाहर चला जाता है। बाहर आते ही एक आदमी उसे एक कोट पहनाता है। उस कोट के अंदर एक एड्रेस लिखा होता है जहां थॉम को पहुंचना होता है। जब थॉम उस जगह पहुंचता है तो वहां एक पार्टी चल रही होती है। वो सोचने लगता है कि आखिर उसे यहाँ किसने बुलाया है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे थोड़ा आगे ले जाती है। वो वहाँ खड़े एक आदमी से बात करने का नाटक करते हुए चुपचाप उसका वॉलेट चुरा लेती है। इसके बाद थॉम उससे पूछता है कि तुमने वॉलेट क्यों चुराया? तो वो कहती है कि मेरे पास कोई वॉलेट नहीं है। लेकिन तभी थॉम देखता है कि वो वॉलेट उसकी अपनी पॉकेट में रखा हुआ है, यानी वो लड़की बहुत ही बड़ी प्रोफेशनल थीफ होती है। इसके बाद वो थॉम को एक दूसरी जगह ले जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात वॉल्टर से होती है। वॉल्टर थॉम से कहता है कि हम दुनिया के सबसे मुश्किल लॉकर को तोड़कर उसके अंदर से ट्रेजर चुराना चाहते हैं। उस लॉकर को मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है। वो कैसे काम करता है और उसे कैसे खोला जाता है, ये बैंक के लोगों के अलावा किसी को भी नहीं पता, इसलिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। असल में थॉम एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंजीनियर होता है। इसी वजह से वॉल्टर को लगता है कि थॉम उस लॉकर का मैकेनिज्म समझकर उसे खोल सकता है। यही वजह है कि उसने थॉम को यहाँ बुलाया है। शुरुआत में थॉम इस काम के लिए मना कर देता है, लेकिन बाद में वो सोचता है कि शायद यही वो अलग और रोमांचक काम है जिसे करने की इच्छा उसे हमेशा से थी। इसके बाद वो घर जाकर बैंक ऑफ स्पेन के मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर के बारे में रिसर्च करना शुरू करता है, लेकिन हर जगह उसे यही जानकारी मिलती है कि उस लॉकर को खोलना किसी भी चोर के लिए लगभग नामुमकिन है। यही बात थॉम को और भी ज्यादा उत्साहित कर देती है और वो वॉल्टर की टीम में शामिल होने का फैसला कर लेता है। जब थॉम एयरपोर्ट पहुंचता है तो वहाँ उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसका असली नाम लोरेन होता है। इसके बाद दोनों स्पेन पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वहाँ फुटबॉल मैच चल रहा है और स्पेन की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। इसके बाद दोनों एक रूम में पहुंचते हैं, जहाँ वॉल्टर थॉम की मुलाकात अपनी पूरी टीम से करवाता है। सबसे पहले वो क्लाउस से मिलवाता है, जो टीम का कंप्यूटर हैकर होता है। फिर वो जेम्स से मिलवाता है, जो हर तरह का काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसके बाद वो साइमन से मिलवाता है, जिसके पास किसी भी मुश्किल चीज का इंतजाम करने की खास क्षमता होती है। अब इस पूरी टीम में थॉम का काम मास्टरमाइंड बनकर प्लान तैयार करना और हाइस्ट को सफल बनाने में सबकी मदद करना होता है। इसके बाद वॉल्टर की टीम थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि बैंक ऑफ स्पेन में काम करने वाले हर एम्प्लॉई को अलग अलग पासवर्ड दिए गए होते हैं। अगर किसी एक एम्प्लॉई का पासवर्ड मिल जाए तो बैंक के कुछ सीसीटीवी कैमरास को हैक किया जा सकता है। तब थॉम सभी को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर आज किसी एम्प्लॉई ने छुट्टी ली है तो उसे बैंक की तरफ से कॉल करने का नाटक करो और कहो कि बैंक की तरफ से एक इम्पोर्टेंट मैसेज है, जिसे सुनने के लिए पहले पासवर्ड डालना होगा। वॉल्टर की टीम थॉम के बताए हुए प्लान के अनुसार छुट्टी पर मौजूद एक एम्प्लॉई को कॉल करती है। वो एम्प्लॉई भी उस इम्पोर्टेंट मैसेज को सुनने के लिए अपना पासवर्ड बता देता है। पासवर्ड मिलते ही टीम को बैंक के कुछ सीसीटीवी कैमरास का एक्सेस मिल जाता है। हालांकि उन्हें सभी कैमरास का कंट्रोल नहीं मिलता, सिर्फ कुछ कैमरास ही हैक हो पाते हैं। इस तरह थॉम खुद को साबित कर देता है कि वो इस टीम का
हिस्सा बनने के पूरी तरह लायक है। इसके बाद जेम्स और साइमंस उन टनल्स की तलाश करने लगते हैं जहां से ट्रेन गुजरती है। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद वहीं से बैंक तक जाने वाला कोई सीक्रेट टनल मिल जाए। उधर वॉल्टर थॉम को एक पुरानी कहानी बताता है। वो कहता है कि 15वीं सदी में फ्रांसिस ड्रेक नाम के एक आदमी ने स्पेन से एक खजाना चुराकर कहीं छिपा दिया था, लेकिन उसने वो खजाना कहाँ छिपाया ये आज तक किसी को नहीं पता। हाँ, उसने उस जगह के क्लूज 3 कॉइन्स पर जरूर छोड़ दिए थे और वो तीनों कॉइन्स एक खास बॉक्स के अंदर रखे हुए थे। असल में वॉल्टर उसी बॉक्स की बात कर रहा होता है जो मूवी की शुरुआत में शिप के साथ समुद्र में डूब गया था, और अब वही बॉक्स बैंक ऑफ स्पेन के मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर के अंदर रखा हुआ है। यहाँ एक और बात पता चलती है कि वॉल्टर के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो ट्रेजर हंट करता है क्योंकि उसे खजाने ढूंढने का शौक है। इसके बाद पूरी टीम प्लानिंग शुरू करती है। बैंक के हर कोने में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और अगर बैंक के अंदर कोई भी गड़बड़ हो जाए तो उसे संभालने के लिए हमेशा 500 सोल्जर्स तैयार रहते हैं। इसी वजह से टीम सीधे बैंक के अंदर नहीं जा सकती, उन्हें बैंक से जुड़े किसी सीक्रेट टनल के रास्ते अंदर जाना होगा। टीम के पास 2 ड्राइंग्स भी होती हैं। पहली ड्राइंग उस इंजीनियर ने बनाई थी जो पहले बैंक में काम करता था और जिसने मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर का अंदरूनी डिजाइन देखा था। इसके अलावा टीम के पास एक स्टैच्यू की ड्राइंग भी होती है, लेकिन उसके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लॉकर खोलने से पहले उन्हें ये समझना होगा कि वो आखिर काम कैसे करता है, लेकिन यही बात उन्हें अभी तक पता नहीं होती। इसके बाद साइमंस बैंक की सिक्योरिटी टीम से कांटेक्ट करता है और कहता है कि उनकी कंपनी बैंक की क्लीनिंग करने आने वाली है। परमिशन मिलने के बाद वो उसी क्लीनिंग कंपनी जैसी एक फेक वैन भी तैयार कर लेता है। उधर पूरे स्पेन में खुशी का माहौल होता है क्योंकि स्पेन की फुटबॉल टीम क्वार्टर फाइनल जीत चुकी होती है। इसी बीच वॉल्टर की टीम के सामने एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। किसी को बैंक के अंदर जाकर एक डिवाइस से लॉकर को स्कैन करना होगा ताकि उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके, लेकिन जेम्स ये काम नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले सोल्जर रह चुका होता है। अगर वो बैंक के अंदर जाएगा तो फेस स्कैन से उसकी पहचान हो जाएगी और सिक्योरिटी को उस पर शक हो जाएगा। तब थॉम खुद कहता है कि वो बैंक के अंदर जाएगा। अगले दिन बैंक का सिक्योरिटी हेड गुस्टावो बैंक पहुंचता है। उसी समय साइमंस और थॉम भी क्लीनिंग स्टाफ बनकर बैंक के अंदर एंट्री कर लेते हैं। वॉल्टर की बाकी टीम ये सब सीसीटीवी के जरिए देख रही होती है। इसी दौरान लोरेन भी अपना भेष बदलकर बैंक में पहुंच जाती है। वो खुद को एक ऐसी ऑफिसर बताती है जो बैंक में रखी गई कीमती पेंटिंग्स की सिक्योरिटी चेक करने आई है। वहीं उसकी मुलाकात गुस्तावो से होती है। बातों बातों में लोरेन गुस्तावो को कॉफी का कप देती है और थोड़ी देर बाद वापस ले लेती है। उसने ऐसा क्यों किया इसका पता हमें आगे चलकर चलता है। इसके बाद साइमंस बैंक के बेसमेंट में मौजूद सर्वर रूम में पहुंचता है। वहां वो एक वायर के साथ एक छोटा सा डिवाइस अटैच कर देता है। जैसे ही वो डिवाइस कनेक्ट होता है, बैंक के सभी सीसीटीवी कैमरास का कंट्रोल क्लाउस के पास आ जाता है। उधर लोरेन को एक कमरे में भेजा जाता है ताकि वो वहां रखी हुई एक पेंटिंग की सिक्योरिटी चेक कर सके। वो पेंटिंग चेक करने का नाटक करने लगती है और क्लाउस उसकी पूरी रिकॉर्डिंग पहले से ही सेव कर लेता है। इसके बाद लोरेन वहीं मौजूद एक छोटे लॉकर को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सीसीटीवी में गुस्तावो को ऐसा दिखाई देता है कि लोरेन अभी भी पेंटिंग ही चेक कर रही है क्योंकि क्लाउस लाइव फुटेज की जगह पहले से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो चला रहा होता है। उस छोटे लॉकर के अंदर लोरेन को एक की मिलती है। वो उस की को स्कैन कर लेती है। उधर थॉम भी एक खाली रूम में पहुंचता है क्योंकि उसी रूम के ठीक नीचे मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर मौजूद होता है। वो वहाँ एक डिवाइस रख देता है ताकि नीचे मौजूद लॉकर को स्कैन किया जा सके। इधर लोरेन की को स्कैन करने के बाद उसे वापस वहीं रख देती है। उसी समय बैंक का ओनर वहां पहुंच जाता है और उससे बात करने लगता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि लोरेन अभी उस की को स्कैन कर चुकी है। उधर थॉम ने जो स्कैनर लगाया होता है, उसी रूम में कुछ लोग मीटिंग करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन थॉम नीचे छिपा होने की वजह से किसी की नजर में नहीं आता। इसके बाद लोरेन को दूसरी पेंटिंग चेक करने के लिए भेजा जाता है। वहां भी उसे एक और की मिलती है जिसे वो स्कैन करने लगती है। उधर थॉम काफी देर तक स्कैनर चालू रखता है जिसकी वजह से सिक्योरिटी सिस्टम को शक हो जाता है और अलार्म बजने लगता है। अलार्म बजते ही पूरे बैंक में अलर्ट घोषित कर दिया जाता है। यहाँ तक कि मिलिट्री भी तैयार होकर खड़ी हो जाती है। लेकिन इससे पहले कि लोरेन दूसरी की वापस रख पाती, बैंक का ओनर वहाँ आ जाता है और उसे अपने साथ बाहर ले जाता है, जिसकी वजह से वो की लोरेन के पास ही रह जाती है। तब थॉम लोरेन से वो की ले लेता है और उसी रूम में जाकर उसे वापस उसकी जगह रख देता है। इसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ चेकिंग के लिए आता है, लेकिन थॉम ऐसे एक्ट करता है जैसे वो सिर्फ क्लीनिंग का काम कर रहा हो। उधर गुस्तावो को समझ ही नहीं आता कि जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है तो सिक्योरिटी अलार्म
अलार्म क्यों बजा। आखिर में वो यही सोचता है कि शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा और वो उस बात को वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि थॉम ने लॉकर के ऊपर वाले रूम में जो डिवाइस रखा था, उसने पूरे मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर को स्कैन करके उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया होता है। ब्लूप्रिंट देखने के बाद थॉम पूरी टीम को समझाता है कि लॉकर के चारों तरफ बहुत मोटी कंक्रीट की दीवारें बनी हुई हैं और लॉकर के नीचे एक टनल है, जबकि उसके ठीक ऊपर एक बहुत बड़ा वाटर टैंक मौजूद है। वाटर टैंक को देखकर थॉम को पूरा मैकेनिज्म समझ में आ जाता है। असल में मूवी की शुरुआत में जिस ड्राइंग का जिक्र हुआ था, उसमें लॉकर रूम के अंदर एक स्टैच्यू दिखाई गई थी जिसके हाथ में एक बैलेंस स्केल था। उसका असली मतलब ये था कि अगर लॉकर रूम के अंदर जरा सा भी वेट कम या ज्यादा हुआ तो ऊपर वाले टैंक का पूरा पानी लॉकर रूम में भर जाएगा और अंदर मौजूद चोर वहीं डूबकर मर जाएंगे। वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन होगा। यानी असली चैलेंज लॉकर को खोलना नहीं है, बल्कि उसके अंदर जाने के बाद जिंदा बाहर निकलना है। उधर गुस्टावो और बैंक का ओनर अभी भी कंफ्यूज होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद सिक्योरिटी अलार्म क्यों बजा था। इधर थॉम लॉकर से सुरक्षित बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने में लगा रहता है। उसी दौरान जेम्स और साइमंस काफी मेहनत के बाद लॉकर के नीचे मौजूद टनल तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक बड़ी मशीन दिखाई देती है जिस पर वेट मापने वाला मीटर लगा होता है। उसे देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि थॉम का अंदाजा बिल्कुल सही था। अगर लॉकर रूम के अंदर थोड़ा सा भी वेट बदल गया तो ऊपर का पूरा पानी तुरंत अंदर भर जाएगा। असल में टनल के ठीक ऊपर ही लॉकर रूम बना हुआ होता है। लेकिन तभी जेम्स और साइमंस वॉल्टर को एक चौंकाने वाली बात बताते हैं। अगर टनल से होल बनाकर लॉकर रूम तक पहुंचना है तो इसमें कम से कम 15 दिन लगेंगे। ये सुनते ही पूरी टीम निराश हो जाती है, क्योंकि इस समय पूरे स्पेन का ध्यान फुटबॉल मैच पर है। लेकिन 15 दिन बाद टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा और फिर सबका ध्यान दोबारा बैंक की सिक्योरिटी पर चला जाएगा। इसी दौरान वॉल्टर बाहर देखता है कि बैंक के सिक्योरिटी कैमरास सड़क पर फुटबॉल मैच देख रही भीड़ की तरफ घुमाए गए हैं। तभी पूरी टीम एक नया प्लान बनाती है कि टनल से जाने के बजाय बैंक की छत के रास्ते अंदर घुसा जाएगा और ये काम फुटबॉल फाइनल वाले दिन किया जाएगा, क्योंकि उस दिन सिक्योरिटी का ध्यान भी मैच पर रहेगा। उधर गुस्तावो को क्लीनिंग कंपनी से पता चलता है कि पिछले 2 दिनों से उनकी कंपनी का कोई भी वर्कर बैंक में क्लीनिंग के लिए आया ही नहीं था। तब उसे समझ में आ जाता है कि कोई फेक क्लीनिंग स्टाफ बनकर बैंक के अंदर आया था। इसके बाद गुस्तावो, साइमंस और थॉम की पूरी जानकारी निकालकर बैंक ओनर को दिखाता है और कहता है कि कुछ चोर बैंक में घुसने की कोशिश कर चुके हैं, इसीलिए अब सिक्योरिटी को पहले से भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। उधर वॉल्टर की टीम को भी ये पता चल जाता है कि गुस्तावो अब समझ चुका है कि साइमंस और थॉम असली क्लीनर्स नहीं थे। इसलिए वॉल्टर मार्गरेट को कॉल करके कहता है कि हमारी टीम के 2 लोग पकड़े गए हैं और उन्हें इंग्लैंड की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अगर तुम यही बात बैंक ऑफ स्पेन वालों को बता दो, तभी हम अपने प्लान को आगे बढ़ा पाएंगे। मार्गरेट भी उसकी बात मान जाती है। उधर गुस्तावो पूरे बैंक की सिक्योरिटी को डबल करने के बारे में सोच ही रहा होता है कि तभी उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि साइमंस और थॉम दोनों चोर थे और उन्हें इंग्लैंड में ही पकड़ लिया गया है। ये खबर मिलते ही उन सबकी थोड़ी टेंशन कम हो जाती है। इधर लॉरेन थॉम को एक पब में लेकर जाती है और उसे अपनी कहानी सुनाने लगती है। वो बताती है कि मेरे पिता की मौत के बाद वॉल्टर ने ही मेरे पिता की जगह लेकर मेरी देखभाल की थी। इसी वजह से मैं आज भी उसके लिए काम करती हूँ। उसी समय थॉम देखता है कि बारटेंडर एक ग्लास को फ्रीज कर रहा है। इसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद वो एक वेट मेजरिंग मशीन पर पानी से भरा हुआ ग्लास रखता है तो मशीन उसका वेट दिखा देती है, लेकिन फिर वो उसी ग्लास पर नाइट्रोजन स्प्रे करके उसे फ्रीज कर देता है और जब दोबारा उसी मशीन पर रखता है तो मशीन उसका वेट डिटेक्ट नहीं कर पाती। तब थॉम समझ जाता है कि अगर टनल में लगी वेट डिटेक्ट करने वाली मशीन को भी इसी तरह फ्रीज कर दिया जाए तो वे आराम से लॉकर के अंदर जाकर वापस बाहर आ सकते हैं और मशीन उनके वेट को डिटेक्ट भी नहीं करेगी। ये आइडिया पूरी टीम को पसंद आ जाता है और टनल में जाकर उस मशीन को फ्रीज करने की जिम्मेदारी साइमंस को दी जाती है। इसके बाद सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। याद है लॉरेन ने गुस्तावो को कॉफी कप दिया था और फिर वापस ले लिया था। उसी कप पर पड़े हुए गुस्तावो के फिंगरप्रिंट्स भी वो लोग हासिल कर लेते हैं। उधर वॉल्टर 3 पुराने कॉइन्स खरीद लेता है। वो ऐसा क्यों करता है इसका पता हमें आगे चलकर चलता है। इसके बाद लॉरेन बैंक से स्कैन करके लाई गई दोनों कीज की बिल्कुल वैसी ही डुप्लीकेट कीज भी तैयार करवा लेती है। अब उनकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं। अगले ही दिन उन्हें बैंक के अंदर घुसना होता है, इसलिए पूरी टीम आराम करने लगती है। इसी दौरान हमें एक और बड़ी बात पता चलती है। स्पेन सरकार ने जिस खजाने को अपने कब्जे में लिया था, वॉल्टर को उस पूरे खजाने से कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ वही खास बॉक्स चाहिए जिसके अंदर 3 कॉइन्स रखे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं कॉइन्स की मदद से उन्हें फ्रांसिस ड्रेक द्वारा छिपाया गया एक बहुत बड़ा खजाना मिल सकता है। मारने दिन पूरा
स्पेन फुटबॉल मैच देखने के लिए तैयार हो जाता है। उधर क्लास भी कंप्यूटर के सामने बैठकर तैयार रहता है। वहीं टनल में साइमंस भी उस मशीन को फ्रीज करने के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ वॉल्टर दूर बैठकर पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहा होता है। इसी दौरान जेम्स, टॉम और लॉरेन तीनों रोप की मदद से बैंक की छत पर पहुंच जाते हैं। उधर गुस्तावो ने सिक्योरिटी को पहले से भी ज्यादा टाइट कर दिया होता है, लेकिन फिर भी ये तीनों बैंक की छत पर लगे एक ग्लास पैनल को हटाकर धीरे धीरे बैंक के अंदर एंट्री कर लेते हैं और वहां से सीधे एक रूम तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद वहां मौजूद एयर वेंटिलेशन डक्ट के अंदर से आगे बढ़ते हुए उन्हें लिफ्ट वाला एरिया मिल जाता है। फिर वहीं लगी रोप की मदद से नीचे उतरते हैं, जहां उन्हें एक बहुत बड़ा ब्रिज दिखाई देता है, लेकिन वो ब्रिज बीच से डिस्कनेक्ट होता है। इसलिए लैडर लगाकर सबसे पहले थॉम और लॉरेन दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। अब जेम्स भी लैडर के ऊपर चढ़ने लगता है, लेकिन उसका वेट ज्यादा होने की वजह से लैडर जोर जोर से हिलने लगती है और वो नीचे गिरने ही वाला होता है। तभी थॉम समय रहते उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद उन्हें वहाँ एक डोर दिखाई देता है। क्लास बड़ी मुश्किल से उसे हैक करके पासवर्ड पता लगा लेता है। जैसे ही वो पासवर्ड बताता है, वैसे ही ये लोग उसे एंटर कर देते हैं और डोर खुल जाता है। आखिरकार ये तीनों मिरेकल ऑफ इंजीनियरिंग लॉकर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद पहले से लिया हुआ गुस्तावो का फिंगरप्रिंट एक डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं और साथ ही पहले से बनाई गई डुप्लीकेट कीज को भी लॉक में डालकर घुमाते हैं। इतना करते ही लॉकर खुल जाता है। अंदर देखने पर सच में एक स्टैच्यू रखा होता है, जिसके हाथ में बैलेंस स्केल होती है और वॉल्टर जिस ट्रेजर बॉक्स की तलाश कर रहा था वो भी वहीं रखा हुआ होता है। लेकिन अभी भी वे लोग अंदर नहीं जा सकते, इसलिए टनल में मौजूद साइमंस उस बड़ी मशीन पर नाइट्रोजन स्प्रे करके उसे फ्रीज करना शुरू कर देता है। वो अपने पास मौजूद पूरा नाइट्रोजन इस्तेमाल कर देता है, लेकिन फिर भी मशीन पूरी तरह फ्रीज नहीं होती। ये देखकर सभी को लगता है कि उनका पूरा प्लान फेल हो गया, लेकिन तभी धीरे धीरे पूरी मशीन फ्रीज होने लगती है। इसके बाद तीनों लॉकर के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि मशीन पूरी तरह फ्रीज हो चुकी होती है, इसलिए वो उनके वेट को डिटेक्ट नहीं कर पाती। अब तीनों उस खास बॉक्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं, जिसके अंदर 3 कॉइन्स रखे हुए होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो मशीन धीरे धीरे अनफ्रीज भी होने लगती है। उधर गुस्तावो की टीम को बैंक के अंदर एक कबूतर दिखाई देता है। उसे देखकर उन्हें शक होता है कि ये अंदर कैसे आया। जब वो ऊपर जाकर देखते हैं तो उन्हें वही ग्लास पैनल खुला हुआ मिलता है, जहाँ से जेम्स और उसकी टीम अंदर आई थी। तभी गुस्तावो समझ जाता है कि कोई बैंक के अंदर घुस चुका है। इधर वॉल्टर और उसकी टीम को भी पता चल जाता है कि गुस्तावो को उनकी एंट्री के बारे में मालूम हो चुका है और अब वो उन्हें ढूंढ रहा है। इसलिए वॉल्टर कहता है कि अब बाहर निकलना नामुमकिन है, तुम लोग सरेंडर कर दो। लेकिन तभी जेम्स अचानक गन निकालकर वॉल्टर से कहता है कि कॉइन्स वाला बॉक्स मुझे दे दो। यानी जेम्स वॉल्टर और उसकी पूरी टीम को धोखा दे रहा होता है। उसी समय लॉकर का डोर भी अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि मशीन पूरी तरह अनफ्रीज हो चुकी होती है और उसने अंदर मौजूद लोगों का वेट डिटेक्ट कर लिया होता है। अब गुस्तावो की टीम को भी इस बात का पता चल जाता है, इसलिए सारे मिलिट्री सोल्जर्स बैंक की सिक्योरिटी के लिए तैयार होकर खड़े हो जाते हैं। उधर लॉकर के अंदर तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है। तभी जेम्स कॉइन्स वाला बॉक्स उठाता है और जिस रास्ते से पानी अंदर आ रहा होता है उसी रास्ते से तैरकर बाहर निकलने लगता है। लेकिन थॉम और लॉरेन इतनी तेजी से तैर नहीं पाते। तभी थॉम को एक बात समझ में आती है कि इस लॉकर में पानी पूरी तरह भर जाने के बाद ही ऊपर से आने वाला पानी बंद होगा। इसलिए टनल में मौजूद वेट डिटेक्ट करने वाली मशीन को ये यकीन दिलाना होगा कि लॉकर का वेट पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तभी टनल में मौजूद साइमंस अपने पास रखे हुए सारे सिलेंडर्स उस मशीन के ऊपर रख देता है ताकि उसका वेट अचानक बढ़ जाए। इसी दौरान साइमंस ने पहले जिस सर्वर रूम में जाकर सीसीटीवी हैक करने के लिए एक छोटा सा डिवाइस लगाया था, गुस्तावो की टीम उस डिवाइस को निकाल देती है और उसी के साथ सभी सीसीटीवी कैमरास का कंट्रोल फिर से गुस्तावो के पास आ जाता है। जब वो लॉकर के अंदर लगे कैमरा को देखते हैं तो उसी समय थॉम उसे भी रिमूव कर देता है। लेकिन लॉकर के अंदर पानी लगातार भरता ही जा रहा होता है। उधर जेम्स किसी तरह लॉकर से बाहर निकल चुका होता है और टनल में मौजूद साइमंस ने वेट मशीन पर सारे सिलेंडर्स रख दिए होते हैं, जिसकी वजह से मशीन ओवरलोड हो जाती है और लॉकर में पानी आना बंद हो जाता है। इधर थॉम ने कैमरा हटा दिया होता है, इसलिए वॉल्टर और क्लास को भी ये पता नहीं चल पाता कि थॉम और लॉरेन जिंदा हैं या नहीं। उधर गुस्तावो अपनी टीम के साथ लॉकर रूम तक पहुंचता है, लेकिन वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। यानी थॉम और लॉरेन वहां से निकल चुके होते हैं। उसी समय वॉल्टर को अपने ईयरफोन में थॉम और लॉरेन की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि दोनों बहुत मुश्किल से बैंक से बाहर निकलकर भीड़ के बीच पहुंच चुके होते हैं। मिलिट्री भी उनका पीछा कर रही होती है, लेकिन तब तक दोनों फुटबॉल टीम की जर्सी पहन चुके होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उसी समय स्पेन भी फुटबॉल फाइनल जीत जाता है और पूरा शहर जश्न मनाने में व्यस्त हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर थॉम और लॉरेन आराम से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वॉल्टर मार्गरेट से मिलने पहुँचता है। यही हमें पता चलता है कि जेम्स ने कॉइन्स वाला बॉक्स किसी और के लिए नहीं बल्कि मार्गरेट को देने के लिए
चुराया था। कुछ देर बात करने के बाद वॉल्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेम्स और मार्गरेट जब उन तीनों कॉइन्स को चेक करवाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो ओरिजिनल नहीं बल्कि फेक कॉइन्स हैं। असल में वॉल्टर ने पहले जो 3 पुराने कॉइन्स खरीदे थे वो यही फेक कॉइन्स थे। जैसे ही लॉरेन को लॉकर के अंदर असली बॉक्स मिला था उसी समय उसने ओरिजिनल कॉइन्स निकालकर उनकी जगह फेक कॉइन्स रख दिए थे। यानी वॉल्टर को शुरू से ही पता था कि जेम्स मार्गरेट के लिए काम कर रहा है, इसलिए उसने पहले ही अपना बैकअप प्लान तैयार कर लिया था। अब वॉल्टर के पास तीनों ओरिजिनल कॉइन्स मौजूद होते हैं। इन्हीं कॉइन्स पर फ्रांसिस ड्रेक ने अपने छिपाए हुए खजाने की लोकेशन के क्लूज छोड़े थे। जब वॉल्टर और उसकी टीम उन क्लूज को डिकोड करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि फ्रांसिस ड्रेक ने अपना खजाना बैंक ऑफ इंग्लैंड के नीचे छिपाया था। इसके बाद लॉरेन अपना भेष बदलकर बैंक ऑफ इंग्लैंड पहुंच जाती है। यानी अब उनका अगला टारगेट वही बैंक होने वाला है और यहीं पर इस मूवी का अंत हो जाता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए और ये भी बताइए कि इस मूवी में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ।